हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज पर्यावरण की एक और सीरीज के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं और इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बायोस्फीयर से ही संबंधित सारे पॉइंट हैं, लेकिन परीक्षा के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ऐसे पॉइंट हैं जो हर एग्ज़ाम में लगभग रिपीट करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, आज के इस ऑनलाइन सीरीज में है आपका प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। ठीक है ना, प्रथम श्रेणी का उच्चावच है ये प्रश्न है। देखिए, उच्चावच किससे कहते हैं इसको समझ लेते हैं हम लोग। उच्चावच जो है धरातल के ऊंचाई और निचाई के द्वारा बनाया गया एक आकृति होती है, यानी कि धरातल पर जो आकृति बनी हुई है उसी को हम लोग उच्चावच कहते हैं। जैसे पर्वत हो गया, धरातल पर यह भी एक आकृति है। पठार हो गया, धरातल पर यह भी आकृति है। समुद्र हो गया, वो भी एक आकृति है। इसी को हम लोग उच्चावच कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम एक एक करके सबको। प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। देखिए, प्रथम श्रेणी का उच्चावच है महाद्वीप एवं महासागर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आपका कि प्रथम श्रेणी का उच्चावच है महाद्वीप एवं महासागर। नेक्स्ट है, दूसरा है आपका द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है। द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है पर्वत, पठार, मैदान, झील, भ्रंश आदि। यानी कि पर्वत, पठार, मैदान और झील ये किस श्रेणी में आते हैं आपका? तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा इसको पूछता है प्रश्न में। और पूछा गया आपका महाद्वीप एवं महासागर को बार बार प्रश्न में पूछता है कि ये किस श्रेणी के उच्चावच है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महाद्वीप एवं महासागर ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। पर्वत, पठार, मैदान और झील और भ्रंश ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। और पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। आइए तीसरा उच्चावच देखते हैं हम लोग। तृतीय श्रेणी का उच्चावच। तृतीय श्रेणी का उच्चावच है आपका सरिता मीन्स नदी, आपका खाड़ी, डेल्टा, भूमिगत जल, सागरीय जल, पवन, हिमनद आदि। ठीक है ना, यानी कि सरिता, खाड़ी, डेल्टा, भूमिगत जल, सागरीय जल, पवन, हिमनद आदि ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं आपका। ठीक है ना, तो पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं आपका। पहला हो गया आपका महाद्वीप एवं महासागर, प्रथम श्रेणी का उच्चावच। दूसरे में देखेंगे आपका, तो दूसरे में क्या है आपका पर्वत, पठार, मैदान, झील और भ्रंश हो जाएंगे, दूसरे में हो जाएंगे। तीसरा में देखेंगे तो इसके बाद के जो होते हैं, जैसे नदी हो गया, भूमिगत जल हो गया, सागरीय जल हो गया, खाड़ी हो गई आपका, पवन हो गया, हिमनद हो गया, ये किस श्रेणी में है आपके? तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका सीटेट के लिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है 0 से लेकर 5%। आप लोग याद करते चलिए, एक एक पॉइंट को याद करते चलिए कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0 से लेकर 5%। जलवाष्प मीन्स होता है आपका, जैसे वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी पाई जाती है आपका, जैसे ठंडी के मौसम में आर्द्रता होती है, वर्षा के मौसम में आर्द्रता होती है आपका, उसी को हम लोग जलवाष्प बोलते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट है आपका आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूली के समय, देखिए इसमें पॉइंट 2 है। आकाश का नीला रंग, यहाँ देखेंगे आकाश का नीला रंग तथा प्रातः एवं गोधूली के समय आकाश की लालिमा का कारण है। क्या कारण है कि आकाश का जो रंग है वो नीला दिखता है हमको। और शाम के समय का जो सूर्य होता है उस समय भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमको लालिमा दिखाई देती है। मॉर्निंग में देखते हैं हम लोग तो सूर्योदय होता है तो उस समय भी लालिमा दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ही है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। आप लोग याद रखेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आकाश का रंग कैसा होता है। वास्तविक रंग की अगर हम बात करें कि आसमान का रंग कैसा आपका या अंतरिक्ष का रंग कैसा है पूछ ले प्रश्न में, तो काला है। ठीक है ना, अंतरिक्ष का रंग कैसा होता है? काला होता है। ये वास्तविक है आपका, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण हमको नीला नजर आता है। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश में जो रंग है उस रंग में आपका बैगनी रंग की प्रसारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जो ढक लेता है आसमान को, और वही दिखता है, और नीला रंग ही हमको दिखता है आपका। ठीक है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है, नहीं तो इसका वास्तविक रंग काला है आपका। रात के समय वास्तविक रंग दिखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं। देखिए, वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं
और जहाँ से रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, किस मंडल की संज्ञा से इसको जाना जाता है? यह प्रश्न है आपका। ये पॉइंट है कि वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं और जहाँ से रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, किस मंडल की संज्ञा से अभिहित की जाती है? यानी कि हमारे वायुमंडल में वह कौन सा ऐसा मंडल है कि जहाँ से रेडियो तरंगे जो है परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है ना, या रेडियो तरंगों की जो आयन होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, वो कौन सा मंडल है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आयन मंडल है आपका, यहीं से रेडियो तरंगों का संचालन होता है। डीटीएच हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, बेतार कनेक्शन जितने भी हैं आपके, ये सभी यहीं से संचालित होते हैं। देखिए वायुमंडल की जो परतें हैं उसको आप लोग हिंदी में भी याद रखेंगे, इंग्लिश में भी याद रखेंगे। चूँकि मैं वायुमंडल पढ़ाऊँगा स्पेशल, तो सबको मैं याद कराऊँगा, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करेंगे, क्योंकि प्रश्न दोनों में पूछ लेता है। कभी कभी इनका हिंदी नाम न देकर के इंग्लिश नाम देता है, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि आयन मंडल कहते हैं, इसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। तो आयन मंडल है जहाँ से रेडियो तरंगों का संचालन होता है आपका, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि सबसे लंबी तरंगें होती हैं, सबसे लंबी तरंगें होती हैं। कौन सी ऐसी तरंग है जो सबसे लंबी होती है? ये होती है रेडियो तरंगें आपका। रेडियो तरंगें सबसे लंबी तरंगें होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है? कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा के पास शरद ऋतु नहीं पाई जाती है। प्यारे छात्रों, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी और भी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, ठीक है ना। और यदि आपकी कोई डिमांड है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। और शेयर तो ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। चलिए पॉइंट को देखते हैं। कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है? कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है आपका? तो भूमध्य रेखा पर शरद ऋतु नहीं पाई जाती है आपका, ठीक है ना। अगला है कि विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? ये पॉइंट है आपका। तो विश्व की अधिकांश वर्षा जो है आपका पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है ना। और एक चीज़ जान लीजिए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसीनराम में होती है आपका, जो मेघालय में पड़ता है, वहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपका, ठीक है ना, मानसीनराम में। तो विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है पूछता है, तो पर्वतीय वर्षा होती है। अगला है आपका कि अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 से 35 डिग्री, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो बीच में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं या जो स्थान है, और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो स्थान है उसे हम क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अगला है व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है। व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो स्थान है आपका, वहाँ पे व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है। तो प्यारे छात्रों, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग एक अच्छी सी नोट बना करके उसको नोट कर लीजिए, और जितना भी पॉइंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को, वो सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे और एक अच्छी नोट आप लोग बनाइए, ठीक है ना। ये पर्यावरण का 1 लाइनर पॉइंट है, और पर्यावरण को डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा हमारे अगली क्लास में। तो ये रहे आपके मुख्य पॉइंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।